Hello student, good afternoon to all of you. Today discuss the टॉपिक इज फार्मेसी एक्ट 1940। तो हम लोग फार्मेसी एक्ट 1940 के ऊपर में ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं कि वो क्या है फार्मेसी एक्ट, उसका ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका रोल क्या है, फंक्शंस क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वो कब कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे, उसमें कितने मेंबर वर्क करते हैं और उसका फंक्शंस क्या है, हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या है, जॉइंट फार्मेसी काउंसिल क्या है, उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल रहते हैं, मेंबर कितने वर्क करते हैं, किस तरीके से उससे कंट्रोल किया जाता है और उनका मेन फंक्शन क्या है इन द फार्मेसी प्रोफेशंस। ऑल आर डिस्कस इन द आफ्टर बिफोर वीडियो। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फार्मेसी एक्ट में हम लोग फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए और फार्मेसी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, क्या रूल रेगुलेशंस है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम लोग फार्मेसी एक्ट 1948 का रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें 2 टाइप्स के रजिस्ट्रेशन रहते हैं, एक हुआ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, दूसरा है सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन। पहले हम लोग देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने का प्रिपरेशंस क्या है, मेंटेनेंस क्या है। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि द रजिस्टर सेल इंक्लूड द फॉलोइंग पर्टिकुलर और नेमली। तो जो भी रजिस्टर कराने आएगा वो फॉलोइंग मतलब ये सारे रूल को फॉलो करके रजिस्टर कराएगा। जो भी फार्मासिस्ट आएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फार्मेसी कोर्स दे विल register. So following this rule like that the full name and residential address of the registered person का फुल नेम होना चाहिए और उसका रेसिडेंटल एड्रेस उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो द डेट ऑफ ईच फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द रजिस्टर्स का फर्स्ट एडमिशंस डेट उसको पता होना चाहिए। हीज क्वालिफिकेशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशंस, वो क्या चीज़ का क्वालिफिकेशंस क्या है। हीज प्रोफेशनल एड्रेस ऑफ इट्स एम्प्लॉयज बाय एनी पर्सन्स, द नेम ऑफ सच पर्सन्स, सच फर्दर पार्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका प्रिपरेशंस क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। for the preparations of the first registration का क्या preparations process है। The state government has to be constituent a registered tribunal. It consists of 3 persons. One is the registers act as a secretary, 3 persons रहेंगे उसमें, और एक हमारे जो सेक्रेटरी रहते हैं मेनली वो रहते हैं। नेक्स्ट है कि हम जो मेंटेनेंस किए हैं हमारे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए उसका क्या प्रिपरेशंस हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो 3 पर्सन्स रहे और एक सेक्रेटरी हैं, उसके बाद ट्रिब्यूनल फिक्सेस द डेट ऑन और बिफोर विच ऑल एप्लीकेशंस ऑफ द रजिस्टर्स विच प्रिस्क्राइब्ड फी आर एक्सेप्टेड। तो जो भी डेट वो दिया रहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए उस डेट की पहले आने से ही वो उसे रजिस्टर करने की परमिशन देगा। ऑल एप्लीकेशंस आर एग्जामिन्ड। अभी क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन करने के पहले एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, पहले एग्जामिनेशन प्रोसेस नहीं था। तो अभी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद ही उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड द इट डायरेक्टर द एंट्री ऑफ द नेम ऑफ द एप्लीकेशंस एंड रजिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद वो एग्ज़ाम से अगर जो सेक्रेटरी है या ट्रिब्यूनल मेंबर हैं वो लोग सेटिस्फाई होंगे तब जाके वो रजिस्टर्स करने के परमिशंस देंगे। तो रजिस्टर्स करने के लिए फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंट्री करवाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए एक फार्मासिस्ट के पास। तो वो एप्लीकेंट के पास एटलीस्ट वो एप्लीकेंट का
और एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड होना चाहिए। एप्लीकेशन शुड बी रेसिडेंट्स resides or carries on the business or professions of the pharmacy in the concerned state। स्टेट में जो भी अपने अपने स्टेट में वो कोई बिजनेस करना चाहता है या अपने प्रोफेशंस को आगे बढ़ाना चाहता है या जो भी है उसका एक कन्फर्मेशन लाएगा। उसके बाद एप्लीकेंट शुड बी होल्ड ए डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट और ड्रगिस्ट डिप्लोमा। तो यदि एक पहला एप्लीकेंट का होल्डिंग है कि एक डिग्री कोर्सेस होना चाहिए या डिप्लोमा कोर्सेस होना चाहिए या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में वो क्वालिफिकेशंस क्या होगा। नेक्स्ट है कि जो ड्रगिस्ट होंगे कि केमिस्ट होंगे वो अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। तीसरा है कि द क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया विच इज़ एडिक्वेट फॉर द रजिस्ट्रेशन। क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड करने के लिए अथॉरिटी को इंडिया के बाहर से रजिस्ट्रेशंस करवाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो स्टेट है स्टेट वाइज ही रजिस्टर होती है। डिग्री ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटीज विथ not less than 3 year experience in dispensing in hospital। degree of Indian universities is not less than 3 year experience in dispensing in hospital or pass an exam in the dispenser organized by state वाइज जो भी डिस्पेंसर ऑर्गेनाइज किए रहेंगे एग्ज़ाम अगर उसको पास कर लोगे तो भी वो रजिस्टर हो सकता है। नेक्स्ट है कि नॉट लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ कंपाउंडिंग प्रियर टू द डेट नोटिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल एक डेट नोटिफाई करेगा। उस डेट नोटिफाई के पहले हमको एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपाउंडिंग के पास, तभी जाके वो रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आज कि और हमारे पास जो फार्मेसी रजिस्ट्रेशन जो एक तो हुआ था कि हमारे फर्स्ट स्टेज रजिस्टर फार्मासिस्ट मतलब फर्स्ट स्टेज में अगर वो क्वालिफिकेशंस कर चुका है उसका फर्स्ट स्टेज है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो उसके पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन सब्सिक्वेंट रजिस्टर में क्या होता है कि जो वो कुछ काम कर रहा है या कोई चीज़ में एंगेजमेंट है और उसके बाद वो रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। प्रोसीजर फॉर द सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशंस फ्रॉम द रजिस्टर फार्मासिस्ट ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर कॉन्स्टिट्यूएंशन ऑफ द स्टेट काउंसिल टेक्स प्लेस। जो भी फर्म मतलब रजिस्टर फार्मासिस्ट है वो अपना फॉर्म लेगा, फर्स्ट रजिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करवाने के बाद स्टेट फार्मेसी को टेक्स्ट देगा। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड विद इन द फिक्स डेट एड्रेस और टू द रजिस्टरर। तो जो एप्लीकेंट एप्लीकेशंस दे रहेगा स्टेट काउंसिल को वो क्या करेगा, इनवाइट करेगा एक डेट फिक्स करके और अपना एड्रेस बता के। उसके बाद इफ़ द रजिस्टर फाउंड दैट द एप्लीकेंट हैज requisites qualifications in many direct his or her name to be entered to the register। तो उसके बाद रजिस्टर्स का जो भी रिक्विसाइट्स क्वालिफिकेशंस है उसको देख के और उसको समझ के उसके बाद वो डायरेक्शन देगा, डायरेक्टली एंटर करेगा रजिस्टर्स में उसका नेम को। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इफ़ द एप्लीकेशंस हैज़ बी रिजेक्टेड by the registrar he or she may appeal to state council within 3 months of the rejections। अगर किसी का रिजेक्शंस करना होगा तो विथिन 3 मंथ के अंदर उसका रिजेक्शंस कर देगा स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कि डिसीजंस ऑफ द स्टेट काउंसिल सेल बी फाइनल। और जो स्टेट फार्मेसी का डिसीजन है वही लास्ट में फाइनल डिसीजन होता है और उसका डिसीजन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी चेंज नहीं कर सकता है। रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट registrations applicant should be 18 years of the age। applicant should carry on the professions of the pharmacy in the concerned state
वो अपना स्टेट में जो भी प्रोफेशंस करना चाहता है उसका एक फाइनल रिपोर्ट बना के सबमिट करेगा। उसके साथ क्वालिफिकेशंस ऑफ एन सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशंस, तो उसमें क्या होता है कि 3 डिफरेंट क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। फर्स्ट, द प्रिपरेशंस ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर और बिफोर ER टेक इफेक्ट। तो फर्स्ट प्रिपरेशंस में क्या होता है, आफ्टर द प्रिपरेशंस, ये सब जो प्रिपरेशंस करेगा उसके पहले उसका क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। फर्स्ट रजिस्टर से वो अपना रजिस्टर किया हुआ होगा कि कोई ऐसा एक फार्मासिस्ट होगा जिसका कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ रहेगा और वो कोई शॉप खोलना चाहता है या कोई बिजनेस में अपना लाइसेंस को लगाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, जो एजुकेशनल रेगुलेशंस के इफेक्ट से वो अपना क्वालिफिकेशंस को रजिस्टर करवाएगा। आफ्टर द क्वालिफिकेशन एजुकेशनल रेगुलेशंस टेक्स इफेक्ट, स्पेशल प्रोविजंस लाएगा। उसके बाद आफ्टर द प्रिपरेशंस ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर्स एंड बिफोर द ईयर टेक्स प्लेस satisfy the conditions to prescribe the सेंट्रल काउंसिल। तो सेंट्रल काउंसिल को उसका प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन से सेटिस्फाई होना चाहिए उसके पहले, और जो हमारे अनदर स्टेट फार्मासिस्ट हैं उनसे रजिस्टर होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ द क्वालिफिकेशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड आउटसाइड द स्टेट एंड आर एटलीस्ट मैट्रिकुलेशंस, जो भी क्वालिफिकेशंस रजिस्ट्रेशन से ग्रांटेड करेंगे स्टेट फार्मेसी, और उसके साथ उसका एक एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आफ्टर द एजुकेशन रेगुलेशंस, ये तो हो गए हमारे फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि आफ्टर द एजुकेशनल रेगुलेशंस टेक्स इफेक्ट, those who have to pass approved organizations, those who process a qualified granted the attribute authorities outside India and recognized by the PCIO, ठीक है, और those who are registered pharmacist in another state। तो वो जो फार्मासिस्ट होते हैं वो एग्जामिनेशन से अप्रूव पास होके आए हैं कि क्या, वो भी चेक करना पड़ता है एजुकेशनल रेगुलेशंस का टेक इफेक्ट देने के पहले। उसके बाद और हमारे जो क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड अथॉरिटीज है वो आउटसाइड इंडिया से है कि इनसाइड इंडिया है, उनका PCI से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ता है, और रजिस्टर फार्मासिस्ट कौन से स्टेट से हैं वो भी देखना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्पेशल प्रोविज़न। स्पेशल प्रोविज़न में क्या होता है, द प्रोविज़न मेड अंडर द फार्मेसी एक्ट 1959 अप्लाई टू पर्सनस। अगर फार्मेसी एक्ट 1959 के हिसाब से यदि अप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमारे फार्मेसी एक्ट 1948 के बाद वो एडम्डन होने लगा, और इस तरीके से बहुत सारे ईयर हैं जहाँ पे कि उसका एडम्डन हुआ है, उसमें से एक हुआ 1959। तो उसके अंडर में अगर कोई पर्सन अप्लाई करना चाहता है तो उसमें क्या रूल रेगुलेशंस है, अफेक्टेड बाय द पार्टीशंस इन 1947 के साथ अफेक्टेड होना चाहिए वो पर्सन, ड्यू टू रिकॉग्नाइज द स्टेट इन 1956, माइग्रेटेड ऑफ द इंडिया, प्रोविजन मेड अंडर द फार्मेसी एक्ट 1976, those who possess degree or diploma in pharmacy or pharmaceutical chemistry, and chemist of druggist or chemist or druggist diploma in India of university of or any other universities, ठीक है। तो ये सब उसका क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ये क्वालिफिकेशंस के बाद और क्या होना चाहिए, द पास एंड एग्जामिनेशंस रिकॉग्नाइज द डिस्पेंसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट persons approved the qualified persons before 31st December 1969 under DC Act, Drugs and Cosmetic Act,
Any displayed persons for the Bangladesh, Burma, Uganda, Sri Lanka carrying the professions of pharmacy period of 5 year period to date the applications. तो इन सभी का ये होना चाहिए। उसके बाद रिन्यूअल फ़ी क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर फार्मासिस्ट यदि एक पर्सन्स रजिस्टर करवाने जाता है तो उनका रिन्यूएशंस फ़ी क्या होना चाहिए। तो रिटेंशंस ऑफ द नेम ऑफ द रजिस्टर सब्जेक्ट टू बी द पेमेंट ऑफ ए प्रिस्क्राइब्ड फ़ी एनुअली बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल के फर्स्ट डे में उसको फ़ी एनुअली डिपॉजिट करना होता है। If a renewal fee is not paid by the due date, the registrar shall remove the name of the defaulter from the register, provided that a name of the removed name so removed by the registrar to the register so on such conditions as may be as prescribed. तो अगर वो अपना रिन्यूअल डेट पे पेमेंट नहीं करता है तो उसका नाम वो रजिस्टर से रिमूव किया जाएगा, और अगर उसको उस नाम को रिस्टोर करना है तो फिर वो कंडीशंस को फॉलो करेगा फार्मेसी एक्ट रूल के हिसाब से, तभी जाके उसका नाम रिस्टोर होगा, नहीं तो उसे डिफ़ॉल्टर माना जाएगा। ऑन द पेमेंट ऑफ द रिन्यूअल फी ऑफ द रजिस्टर shall be issue a receipt therefore, and such receipt shall be proof of the renewal of registrations. तो उन्हें एक फीस डिपॉजिट किया गया है बोल के एक रिसिप्ट दिया जाएगा जो कि एक प्रूफ है, वो प्रूफ अपने पास रखना होता है। एंट्री द एडिशनल क्वालिफिकेशंस ऑप्टेन बाय द रजिस्टर फार्मासिस्ट शैल बी एंटर इन ए रजिस्टर्स ऑन द पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फी। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है उसे एंटर किया जाता है रजिस्टर में, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन पेमेंट को फ़ी में डाला जाता है, प्रेस्क्राइब किया जाता है, और लास्ट में उसका नाम एंट्री होता है। उसके बाद रिमूवल द नेम ऑफ द फॉर्म रजिस्टर्स, अगर हमें नाम रिमूव करवाना है रजिस्टर फार्मासिस्ट से तो उसके लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए। तो द नेम ऑफ द फार्मासिस्ट में बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर इफ़ हिज नेम हैज़ बीन एंटर इनटू द रजिस्टर्स बाय एरर। अगर कोई एरर होता है नाम रजिस्टर करवाने में तो हम लोग रिमूव करवा सकते हैं। इफ़ हैज़ बीन कन्वीनियंट टू द एनी ऑफेंस इन एनी प्रोफेशनल रेस्पेक्ट विच रेंडर्स हिम अनफिट टू द कीप ऑफ द रजिस्टर। अगर कोई ऐसा प्रोफेशनली डिफेक्ट होता है तब भी हम लोग उसको रिमूव करवा सकते हैं। और इफ़ एनी एम्प्लॉयड द पर्सन्स इन रजिस्टर फार्मासिस्ट हिज नेम में बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर इफ़ convicted of offense or hold the guilty in or infamous conduct, offense has been investigated by the registered pharmacist himself. तो if the repetitions of a similar offense or conduct during the period of 12 months, तो जो भी वो ऑफेंस डाला रहता है कि मेरा नाम रिमूव करवाना है तो वो रिमूव इन सभी कंडीशंस अगर होगा तभी वो रिमूव करवा सकता है। और नाम रिमूव एप्लीकेशंस डालने के बाद एक इन्वेस्टिगेशंस होता है रजिस्टर के थ्रू। उसके बाद वहाँ से जो भी मतलब रिपीटेशन सिमिलरली मतलब जो उनका रिटर्न रिप्लाई आता है आफ्टर 12 मंथ के अंदर आता है। और क्या होता है इसके अंदर कि इफ़ एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन द रजिस्टर फार्मासिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फार्मासिस्ट द नेम ऑफ द फार्मासिस्ट मे बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर इफ दे आर proceeding during the 12 month and the registered pharmacist had knowledge on such offense। अगर उसको रिमूव करवाना है तो उस ऑफेंस के ऊपर उसका नॉलेज होना चाहिए। ऑफेंस हैज कंटिन्यूड ओवर द पीरियड एंड द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैड द नॉलेज, और उस 12 मंथ के अंदर ही जो भी प्रोसेसिंग होना चाहिए वो कंप्लीट होगा। उसके बाद वो
नेक्स्ट आता है जो हमारे कोई भी एक फार्मासिस्ट अपना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करवाता है, अगर उसका सर्टिफिकेट घूम जाता है या डिसमिस हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करवाना चाहता है तो वो किस कंडीशंस में अप्लाई कर सकता है। वेयर इट्स शोन on the to the satisfactions of the registrar that the certificate of the registration has been lost or destroyed, or register may be on a payment of the prescribed fee issue a duplicate certificate in the prescribed form। उसके बाद जो फॉर्म दिया जाएगा उसके बेसिस में वो अपना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। अभी हम लोग लास्ट वन इज द देखेंगे कि जो हमारे फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन का या फार्मेसी एक्ट का ऑफेंस है, रूल रेगुलेशन से। ऑफेंस मीन्स रूल, तो अगर वो रूल को हम लोग नहीं मानते हैं तो क्या पेनल्टी है। तो फर्स्ट ऑफेंस इज द फॉल्सली क्लेम टू बी द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर वो कोई फॉल्सली क्लेम कर रहा है अपना फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट को, तो उसका पेनल्टी क्या होना चाहिए, फाइन अप टू 500 फर्स्ट कन्वीनियंट एंड फाइन अप टू 1000 और 6 मंथ इम्प्रिजमेंट ऑफ एनी सब्सिक्वेंट कन्वीनियंट। तो यदि फर्स्ट कन्वीनियंट में 500 फाइन दे के वो नहीं मानता है, तो सब्सिक्वेंटली जो भी कन्वीनियंट होगा उसमें अप टू 1000 फाइन देना पड़ेगा या फिर 6 मंथ का उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑफेंस है, नेक्स्ट रूल था कि यदि डिस्पेंस्ड ऑफ द ऑन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, अगर कोई ऑन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग कर रहा है और एक्सेप्शंस ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के एक्सेप्ट में वो डिस्पेंस कर रहा है ऑन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो उसका क्या पेनल्टी होगा, 6 मंथ इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट मीन्स जेल जाना होगा और फाइन अप टू 1000 और बोथ दोनों भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द फेल्यूर टू सराउंडर सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशंस का जो भी सर्टिफिकेट है सराउंडेड में, अगर वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, वो वहाँ पे एडमिन नहीं है, तो उसे फ़ाइन देना पड़ेगा अप टू 50 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर। यदि कोई स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर ऑब्स्ट्रक्ट्स में आ रहे हैं, इंस्पेक्शंस करने के आ रहे हैं, तो अगर वो जो भी रूल रेगुलेशन से वो डिस्पेंसर की वो ऑर्गेनाइजेशंस उसे फॉलो नहीं करा है, तो उसमें क्या इम्प्रिजमेंट होना चाहिए, पेनल्टी होना चाहिए 6 मंथ इम्प्रिजमेंट और 1000 फाइन और बोथ। ठीक है। तो इन सभी रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर ये रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो हमें इन सभी पेनल्टी के को भुगतना पड़ेगा। तो इन सभी को हमें फॉलो करना है, फार्मेसी एक्ट रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना है, उसमें जो भी रूल है उसे मानना है और उसके हिसाब से हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को चलानी है, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर काम करनी है, हमारे प्रोफेशंस के ऊपर काम करनी है, हमारे डिस्पेंस के ऊपर काम करनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एनी डाउट दे विल बी कमेंट टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।